Hello, class 12th. This is the last part or the last video for the chapter Era of One Party Dominance. This is Tamanna Dheer, and our topic for today is भारतीय जनसंघ पार्टी. हाँ जी, तो इस पार्टी के बारे में हम आज बात करेंगे. भारतीय जनसंघ पार्टी जो कि कब फॉर्म हुई थी? इन द ईयर 1951. लीडरशिप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये इनके लीडर थे. और इनका जो ओरिजिन था, एक्चुअली जो इनका इस पार्टी का ओरिजिन था वो किससे रिलेटेड था? इस पार्टी के बेसिस जो थी वो कौन सी पार्टीज़ थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा. ये जो दो पार्टीज़ थी इंडिपेंडेंस से पहले, इन्होंने कहीं ना कहीं एज अ बेसिस एक्ट किया था भारतीय जनसंघ पार्टी के लिए. और आज के टाइम में जो एग्जिस्टिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका बेस कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? भारतीय जनसंघ पार्टी से. हाँ जी, तो जनसंघ पार्टी जो थी हमारी, इनके जो विचार थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही डिफरेंट थी. बहुत ही यूनिक, बहुत ही इनोवेटिव आइडियोलॉजी के साथ ये अपने आप को लेके आए थे. अब इनका जो एम्फोसिस था वो किस पे था? इनका जो एम्फोसिस था वो था वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन. बहुत इनोवेटिव आइडिया था. यह चाहते थे कि हमारा भारत देश जो है वो एक देश रहे, एक ही कल्चर हो उसका और एक नेशन बन के रहे. इनका ऐसा मानना था कि हमारी जो कंट्री है वो तब तक प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी जब तक हम वन कल्चर वन नेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. तब तक हमारा जो इंडिया है वो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव नहीं बन पाएगा. ये तभी स्ट्रांग बन पाएगा जब हम इस इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे. पार्टी जो है वो जो सेकंड पॉलिसी थी, आइडियोलॉजी थी पार्टी की, वो चाहती थी मर्ज ऑफ रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. और यहाँ पे पाकिस्तान अकेला नहीं था, बल्कि जो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश, यहाँ पर उसकी भी बात की जा रही है. तो भारतीय जनसंघ जो है वो यह चाहती थी कि इंडिया और पाकिस्तान का रीयूनियन हो जाए और इसे जो है अखंड भारत के रूप में रिफॉर्म किया जाए, बनाया जाए. पार्टी एक फोरफ्रंट के तौर पे जो है आगे थी एक और अपनी पॉलिसी के साथ. वो चाहते थे इंग्लिश को रिप्लेस करना हिंदी से. वो हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे इंडिया की. इसके बाद भारतीय जनसंघ जो है वो ऑपोजिशन में थे, मतलब वो अपोज करते थे इस स्ट्रैटेजी को. वह नहीं चाहते थे कि ये जो कंसेशन ग्रांट किए जाते हैं रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ को, उनके अकॉर्डिंग, उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को जो है इक्वल प्रोपोर्शन मिलना चाहिए था. वो इक्वलाइजेशन की उनकी जो पॉलिसी थी वो उसमें विश्वास रखते थे. पार्टी ने एक और जो अपनी आइडियोलॉजी, एक और अपना जो विचार उन्होंने रखा वो यह था कि वह चाहते थे कि इंडिया भी जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करे. यानी कि इंडिया को वो अमंग द वर्ल्ड जो है एज अ पावरफुल कंट्री शो करना चाहते थे. और उनकी ये जो आइडियोलॉजी है ये और भी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई when China carried out its atomic test in 1964. और इंडिया ने भी जो है अपने पहले न्यूक्लियर वेपन जो है टेस्ट किए थे वो किए थे इन द ईयर 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी. बिसाइड दैट इन द 1950s में जब इंडिया जो है रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुई थी, जनसंघ जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जनसंघ ने जो है 1952 के जनरल इलेक्शंस में लोकसभा के 3 सीट सिक्योर की थी और 4 सीट्स जनसंघ ने सिक्योर की थी 1957 के जनरल इलेक्शन में. शुरू के सालों में जो है इन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला और इनका जो सपोर्ट आ रहा था वो आ रहा था मेनली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से. जो पार्टी लीडर्स थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक. और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी रूट्स जो हैं, उनका ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ है? भारतीय जनसंघ पार्टी से जो है इनका ओरिजिन हुआ है. इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, एमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज़. ऑपोजिशन पार्टीज़ जैसे कि आप सबको पता ही है कि कौन सी होती हैं. वो पार्टीज़ जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट जो है स्टैंड आउट कर रहे थे. अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि जब कांग्रेस, हम पढ़ रहे हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. वन पार्टी डोमिनेंस किसका डोमिनेंस? कांग्रेस का डोमिनेंस. तो जब कांग्रेस का डोमिनेंस इतना प्रभावित था, इतनी ज़्यादा कांग्रेस ने अपनी इमेज बना रखी थी, स्ट्रॉन्ग इमेज, तो ओपोजिशन पार्टीज़ का एग्जिस्टेंस वहाँ पर क्यों था?
जब उन्हें पता था कि हम कांग्रेस से लड़ नहीं पाएंगे, हम स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे, एज अ अल्टरनेटिव हम नहीं जीत पाएंगे, फिर भी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका एग्जिस्टिंग जो था वो इतना ज़रूरी क्यों था। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम बात करेंगे हमारे इस टॉपिक में। अब ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम पे कांग्रेस जो है अकेली पार्टी थी, ऑपोजिशन पार्टीज़ भी थी। जैसे कि हम इतने सारे पार्टीज़ के नाम पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये सारी जो थी ये क्या थी, ऑपोजिशन पार्टीज़ थी। अब जब हम इलेक्शन के रिजल्ट की बात करते थे तब हमेशा क्या होता था, कांग्रेस जीतती थी, किसी भी और पार्टी का नाम ही नहीं आता था। और ऐसा भी नहीं था कि इंडिया में जो है ऑपोजिशन पार्टीज़ की कमी थी, बहुत सारी जो हैं डाइवर्स नेचर की, वाइब्रेंट, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। और इनमें से कुछ तो इवन जो है आज़ादी के टाइम पे बनी, कुछ जो हैं जो हमारे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे इन द ईयर 1952, उससे पहले जो है रिसेंटली बिल्टअप हुई थी, फॉर्म होनी शुरू हो गई थी। अब ये जो पार्टीज़ हैं, इनमें से कुछ पार्टीज़ ने इवन बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया इन द 60s एंड 70s ऑफ द कंट्री। और अगर हम बात करें तो आज के टाइम में भी ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आज के टाइम की अगर हम बात करें, 2020 की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, और इन सारी पार्टीज़ का जो ओरिजिन है, जो रूट्स हैं, वो भी कहाँ से आई हैं, जो पुराने टाइम की नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी उनका जो रोल था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, ये हमने बात की है। और आज की पार्टीज़ का ओरिजिन भी पुरानी नॉन कांग्रेस पार्टी से ही कहीं ना कहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज़ जो इनकी इम्पोर्टेंस, क्यों उनकी जो प्रेजेंस है इतनी ज़रूरी थी। सो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई एक कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है तो चुनाव कांग्रेस जीत रही है तो ऑपोजिशन पार्टी का तो खड़े होने का मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं है। इंडिया जो है वो किस पे चल रही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो डेमोक्रेटिक उसका जो बेस है उस पर इंडिया की गवर्नमेंट रन कर रही है। ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उन्हें हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। जब भी कोई इलेक्शन होता था, हालांकि वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते थे, स्टिल इनका जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था। कैसे? मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। यानी कि अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी के में लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के लिए, टू मेक अ चॉइस। कि अगर उनके पास कांग्रेस थी तो यस, इन अ डेमोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस नहीं, उन्हें बाय साइड 2-3 पार्टीज़ और भी चाहिए, एक अल्टरनेट भी उन्हें चाहिए, ताकि उनके माइंड में ये हमेशा ये रहे कि अच्छा ठीक है, कांग्रेस नहीं तो इसकी अल्टरनेटिव पार्टी जो है वो हमारी इस विश को, हमारी इस नीड को पूरा कर सकती हैं। उसके बाद ये सारी पार्टीज़ क्या कर रही थी, कोशिश भी कर रही थी, बहुत इफ़ेक्टिवली अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रही थी, ताकि वो कहीं ना कहीं जो है स्टैंड आउट कर सके एज़ कम्पेयर टू और इन कॉम्पिटिशन टू कांग्रेस। अब ऑपोजिशन का मेन काम क्या होता है, क्रिटिसाइज़ करना। किसको? रूलिंग पार्टी को। उनकी जो भी आइडियोलॉजी है, उनकी जो भी रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको एनालाइज करना। तो यहाँ भी ऑपोजिशन पार्टीज़ यही कर रही थी। वो क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कांग्रेस की पॉलिसीज़ को, कांग्रेस के डिसीजंस को, कि नहीं जी ये वो मतलब लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर करते थे कि कांग्रेस पार्टी ने जो है ये पॉलिसी या ये प्रैक्टिस जो है गलत है, गलती की है उन्होंने बना के, या इसमें ये कमी है, तो आपको इसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठानी चाहिए कांग्रेस के खिलाफ। और अगर कांग्रेस ऐसी गलती कर रही है तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम जी इसके अल्टरनेट हैं और हम आपकी इस बात को सुनेंगे और सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होता था, कांग्रेस या जो भी रूलिंग पार्टी है वो हमेशा एक अंडर चेक रहते थे, और कहीं ना कहीं जो है वो अपना बैलेंस ऑफ पावर जो है उनका वो बदलता रहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऑपोजिशन पार्टी है, अब उन्हें पता है कि हमारी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी का एक ग्रुप जो है कांग्रेस में भी अवेलेबल है। अब वो क्या करते थे, उस पर्टिकुलर ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते थे, उसके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करते थे, जिससे कि क्या होता था, कांग्रेस को भी अपने विचार पर क्या करना पड़ता था, दोबारा रीथिंक करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इंटरनल डिसीजन मेकिंग को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था, ऑपोजिशन पार्टी के लोग इंटरफेयर कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे, जिससे कि कांग्रेस को बार बार एक ध्यान रखना पड़ रहा था, एक चेक रखना पड़ रहा था, जिससे कि वो जो एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो डेमोक्रेसी का, वो अलाइव था। इसके बाद डेमोक्रेटिक
जो हमारी नेचर की हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है, तो लोगों के पास हर टाइम माइंड में क्या था, एक उनके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन था। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बचाया जा रहा था ये ऑपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा। अगर ऐसा होता कि कोई भी ऑपोजिशन पार्टी जो है एग्जिस्ट ही ना करती, सिर्फ कांग्रेस का डोमिनेंस चलता रहता, तो कहीं ना कहीं क्या होता, कांग्रेस जो है वो एक दबदबा बना लेती अपना कम्युनिटी के ऊपर, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना करती है। चाइना में इस टाइम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि ना तो कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कोई पार्टी है, ना ही उसको कोई रूल करना चाहता है, ना ही कोई स्टैंड आउट करना चाहता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो पार्टी है डोमिनेट कर रही है लोगों को। सेम इंडिया में भी क्या हो जाता, कांग्रेस का डोमिनेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाता। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज़ ने क्या किया है, हमारी डेमोक्रेसी को सिक्योर किया है, एग्जॉस्ट होने से, अबॉलिश होने से प्रिवेंट किया है। इसके अलावा जो उस टाइम की हमारे एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो भी पार्टीज़ थी वो एक दूसरे की, ऐसा नहीं है कि काटते थे, पार्टीज़ जो हैं बहुत हेल्प करते थे एक दूसरे के लीडर्स को, ग्रूमिंग करते थे एक दूसरे के लीडर्स को, जिन्हें कि पता होता था कि हाँ ये लीडर जो हैं ये हमारी कंट्री को एक अच्छा शेप दे सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। उन लीडर्स की स्पेशल हेल्प की जाती थी। तो ऐसा नहीं था कि जो एक एंटी डेमोक्रेटिक जो है माहौल चल रहा था, नहीं, बहुत ही एक फ्रेंडली माहौल था, एक बहुत ही अच्छा जो सिस्टम था पॉलिटिकल का, ये जो एक डर्टी पॉइंट था कहीं ना कहीं वो जो है अवेलेबल नहीं था अर्लियर टाइम्स में। जैसे कि अभी हमने बात की, ये जो पार्टीज़ हैं कहीं ना कहीं ये जो हमारा सिस्टम है इसको एंटी डेमोक्रेटिक ना होने से बचा रहे थे, जिसकी वजह से इन ऑपोजिशन पार्टीज़ का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी था। अब अगर हम बात करें शुरुआती दिनों की, इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारे ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है शुरू हुआ था, तब क्या था, पार्टीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा क्या थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड दोज ऑफ द ऑपोजिशन। दोनों एक दूसरे के आइडियाज़ को, उनके जो व्यू पॉइंट्स थे, जो थॉट्स थे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट कौन सी होती है कि हमारी इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कब हुई थी, 1947 में, और इलेक्शन कब हुए थे, इन द ईयर 1952। अब जैसे ही हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए हमें एक गवर्नमेंट चाहिए थी। जो गवर्नमेंट उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई गई थी, उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, इंटरिम गवर्नमेंट। यानी कि 1947 से 1952 तक हमारी कंट्री को गवर्न मैनेज करने के लिए जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया था, दैट वाज इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट जिसने कि कंट्री को रूल किया था, कब, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फर्स्ट जनरल इलेक्शन, इन बिटवीन का जो टाइम पीरियड था, तब इसमें ऑपोजिशन लीडर्स, कांग्रेस से जो ऑपोजिशन लीडर्स थे जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका भी इंक्लूजन था। यहाँ पर एक फ़ोटो है, इसमें आप देख सकते हैं, ये एक हमारी जो टीम की फ़ोटो है जो कि इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा थे। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपको कि जो हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेफ़र किया था सोशलिस्ट पार्टी को, और उनके सोशलिस्ट लीडर्स जो थे जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी, उनको ऑफ़र किया था अपनी गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए। उनके माइंड में ऐसा नहीं था कि नहीं जी ये तो ऑपोजिशन लीडर है, ये तो ऑपोजिशन पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर मैं इसको अपनी पार्टी में ले आया तो मेरे लिए नुकसान होगा। नहीं, बहुत ही कॉपरेशन के साथ पहले काम किया जाता था। अब इस तरह का जो पर्सनल रिलेशनशिप था और जो रिस्पेक्ट थी पॉलिटिकल एडवर्सरीज़ के बीच में, ये उस टाइम के बाद से क्या हो रही है, कम हो रही हैं। और डे बाय डे जो हमारा पार्टी कंपटीशन है डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। जिससे कि हम क्या एनालाइज करते हैं कि जो पहला फेज़ था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, यूनिक था। इंक्लूसिव करेक्टर की हमने बात की थी कांग्रेस में कि हर पार्टी को जो है एक प्लेस दिया जाता था, इंक्लूड किया जाता था ग्रुप को। उसने क्या किया, उसने इनेबल किया डिफरेंट सेक्शन, ग्रुप और इंटरेस्ट को एक ब्रॉड सोशल और आइडियोलॉजिकल कोalition बनाने में, यानी कि अपना सोशल बेस वाइडन करने के लिए उन्होंने एक जो है एक बेस दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली,
यहाँ पर पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे को बहुत फेवर कर रही थी, और जो उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छा जो है माहौल क्रिएट कर रही थी। नहीं तो अक्सर क्या होता है, पॉलिटिक्स का नाम सुन के एक बहुत ही एक नेगेटिविटी जो है माइंड में आती है कि नहीं, पॉलिटिक्स तो एक डर्टी गेम है, इट इज़ अ काइंड ऑफ माइंड गेम। तो ऐसी बातें जो है शुरू में नहीं थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है फ्रीडम स्ट्रगल में, जबकि बहुत डिफरेंट, बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड था, एक बहुत ही उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया था एक कोalition, सोशल और आइडियोलॉजिकल कोalition के सहारे। एंड उन्होंने एक हेड स्टार्ट ओवर जो है दिया था, एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट जो है हमारी इकॉनमी को दिया था। क्योंकि कांग्रेस में क्या था, कांग्रेस में वो सक्षमता थी, वो एबिलिटी थी कि उन्होंने क्या किया, सभी इंटरेस्ट एस्पिरेंट्स को जो पॉलिटिकल पावर के थे उनको बहुत अच्छे से होल्ड किया, बहुत अच्छे से मैनेज किया, जैसे कि आपने इस पूरे चैप्टर में अभी तक स्टडी किया है। बट एक टाइम आया जब कांग्रेस की जो एबिलिटी थी, जब कांग्रेस की ये जो पावर थी, डोमिनेंस थी, इसको क्या हुआ, ये स्टेडली डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। जिसका फ़ायदा किसे हुआ, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को। उन्हें क्या मिलने लगी, उन्हें ज़्यादा सिग्निफिकेंस, उन्हें इम्पॉर्टेंस मिलने लगी एज़ कम्पेयर टू और एज अ ओपोजिशन अल्टरनेट टू कांग्रेस पार्टी। जिसकी वजह से कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। फिर फाइनली एक ऐसा टाइम आ गया कि कांग्रेस जो है उसका डोमिनेंस बिल्कुल ख़त्म होने लगा। पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका जो प्लेस है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने लगा, लोगों ने उसमें रुचि दिखानी शुरू कर दी। कांग्रेस जो है उनका जो होल्ड था वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो हमने यहाँ पे बात की कांग्रेस के एक फेज़ की जिसने कंट्री को बहुत ही अच्छे, बहुत ही बैलेंस तरीके से रन किया। और हमारी जो इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करें तो उसमें कांग्रेस ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया। बिसाइड दैट इस चैप्टर में काफ़ी सारे जो हैं आप कार्टून्स भी देखेंगे, जिसके नीचे जो है एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि कौन सा कार्टून जो है किससे रिलेट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कार्टून है यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो कार्टून है, ये कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है एक इम्प्रेशन को, जिसमें जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है उसको दिखाया जा रहा है बाय दिस ट्री। इस ट्री से जो है कांग्रेस की स्ट्रेंथ को दिखाया जा रहा है, जिसपे जवाहरलाल नेहरू और बाकी पार्टीज़ जो हैं बैठी हैं, और नीचे जो ट्री को टॉपल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पेड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को डोमिनेंस को वो कहीं ना कहीं हिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसे ऐसे कार्टून्स जो हैं आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। बिल्कुल इस चैप्टर के शुरुआत में भी आपने देखा था, एक आपको कार्टून गिवन था, तो उसमें भी आपने देखा था कि कांग्रेस क्या कर रही है। यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस के लीडर्स जो हैं भाग भी रहे हैं बैटन को हाथ में लेके और रोक भी रहे हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस यहाँ पे एक्टिव पार्ट भी शो कर रही है और वो खुद को कहीं ना कहीं होल्ड भी कर रही है। तो होपफुली ये चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा, होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो please go through this video, understand the concept, understand the chapter, and do hit the like and subscribe button. Thank you everyone.